really inspired you to become a teacher, an educator, a researcher? ये था कि मुझे दो काम मैं कर सकता हूँ, एक या टीचिंग कर सकता हूँ या एक्टिंग कर सकता हूँ। सर, आपने कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग में भी पढ़ाया है, अब आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में थ्रू द लेंस भी पढ़ाया है। क्या कंपैरिजन करते हैं, क्या डिफरेंस फील किया आपने? कैमरे को पढ़ाना मुश्किल है जी, है ना? फर्स्ट जो मेरा इम्प्रेशन है ना वो यही है। जब हम यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं ना तो वो हमारे जो लोकल इश्यूज हैं इनको एड्रेस करती है कि नहीं करती। हम फैंसी टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं, अच्छा, और वो जनरली स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट में और इवन फैकल्टी में भी अगर आप मुझे कहने दें तो ये है कि हम किसी जगह पे हुई कोई अच्छी रिसर्च उठाते हैं, रेप्लिकेट और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे रेलेवेंट नहीं होती। देखिए, जो इस कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, जो इस मुल्क के मसाइल हैं, वो अमेरिका के तो नहीं है। और मैंने अपने स्टूडेंट को सिखा रखा है कि दुनिया में सबसे अच्छा काम अमेरिका में होता है, और वो वहाँ का रिसर्च जर्नल उठाता है, एक टॉपिक देखता है और कहता है मैंने इसी पे रिसर्च करनी है। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and thank you very much in joining today's podcast session. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज हमें अपने स्टूडियोज में बुलाया है डॉक्टर नासिर महमूद को, हु इज़ वाइस चांसलर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Dr. Nasir Mahmood, he has done his PhD in educational psychology from Japan, postdoctorate in science education from UK, 25-year plus teaching experience है, publications, projects, and above all, recently, Dr. Nasir Mahmood ने हमारे साथ एक कोर्स रिकॉर्ड किया है on research methods in education. So, हमारे पास सर एक लंबी लिस्ट है आपके लिए, जिसमें हम आपसे बहुत से सवाल पूछना चाह रहे हैं, बट सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि सर ये जो एजुकेशनल प्रोफाइल है, what really inspired you to become a teacher, an educator, a researcher? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. मुझे समहाउ जी इंट्यूटिवली ना, बिल्कुल अपने इब्तदाई दिनों से, यानी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से ये था कि मुझे दो काम मैं कर सकता हूँ, एक या टीचिंग कर सकता हूँ या एक्टिंग कर सकता हूँ. Okay. ये दोनों में से कोई काम मैं करूँगा, यही मुझे आता था. अच्छा, ये सिर्फ मुझे नहीं लगता था, मैं जिन मेरे जो दोस्तों का हल्का था ना जी, दे ऑल यूज्ड टू कॉल मी प्रोफेसर, जबकि मैं भी पढ़ता होता था. सो समहाउ मेरे अंदर ये चीज़ थी, एंड आई थॉट आई वाज वेरी क्लियर, एंड बाय चॉइस आई केम टू दिस प्रोफेशन. मेरे पास और ऑप्शंस थे जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने चूज़ किया था कि आई विल बी टीचर. मुझे लगता था कि मैं ठीक पढ़ा सकता हूँ या इस फील्ड को एंजॉय कर सकता हूँ. So, इसका मतलब है कि teaching in front of camera, now you have, combine your career as a teacher and as an actor. अच्छा सर, एक्चुअली में आपने हमारे स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड करवाया है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, तो आप अपने इस कोर्स के बारे में ज़रा हमें डिटेल ओवरव्यू दीजिएगा प्लीज़. जी, थैंक यू. बेसिकली देखिए, ये कोर्स जो है ना अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनका ये फर्स्ट एक्सपोजर होता है टू दिस कोर्स. सो आई हैव ट्राइड कि उसका जो कंटेंट है वो इस तरह से प्रेजेंट करूं कि जिन लोगों ने इस बारे में पहले बिल्कुल नहीं सुन रखा कि रिसर्च क्या होती है, उनको समझ आ सके. आई हैव ट्राइड टू अवॉइड दोज टर्मिनोलॉजीज, हैवी वेट वर्ड्स जो लोगों को डराते हैं सब्जेक्ट से. अब भी मैं कोर्स कंप्लीट हो गया और लोग यकीनन इसको इस्तेमाल करेंगे, तो मेरी उनके लिए गुजारिश है कि आप इसको बिल्कुल एक आम नेचुरल वे में, जैसे हम ज़िंदगी में सारा दिन ये काम करते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो हम उसको रिजॉल्व करने का वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसको हम मैकेनाइज्ड या यूँ कह लीजिए सिस्टमेटिक बना देते हैं. सो रिसर्च के कोर्स में हमने कोशिश की मैंने कि ये कुछ अपने ऑर्डिनरी कोर्सेज से ज़्यादा एक्सटेंसिवली रिकॉर्ड करवाया जी, जानबूझ के, ताकि पूरा अगर किसी को नहीं भी चाहिए होगा तो अपने रेलेवेंट पोर्शंस को सिर्फ सुन ले, तो उसके लिए ये एज ए फर्स्ट कोर्स इन रिसर्च जो है वो एक यूज़फुल चीज़ होगा, ख़ास तौर पे
और मैंने अपनी ज़ुबान को यानी जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है वो भी बड़ा कॉन्शियसली किया जी। कोई ऐसे लफ्ज़ या कोई ऐसी मुश्किल इवन उर्दू या इंग्लिश इस्तेमाल ना करूं जो स्टूडेंट्स के लिए समझने में दिक्कत रखती हो। सो आई होप कि दे विल फाइंड इट द वे आई एक्चुअली ट्राई टू रिकॉर्ड इट। सही एक्चुअली में हम रिसर्चर्स जो होते हैं जब बात करते हैं रिसर्च के हवाले से तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम बड़ी हैवी लैंग्वेज इस्तेमाल करें कॉम्प्लिकेटेड सी ताकि वो स्किल्स जो हैं वो हम दिखा सकें। बट दैट इज़ ग्रेट कि रिसर्च को इतना सादा इतना आम फहम बना दिया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं और इवन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं एज अ टीचर उनके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस हो। सर आपने कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग में भी पढ़ाया है, आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में थ्रू द लेंस भी पढ़ाया है। क्या कंपैरिजन करते हैं, क्या डिफरेंस फील किया आपने? कैमरे को पढ़ाना मुश्किल है जी, है ना। फर्स्ट जो मेरा इम्प्रेशन है ना वो यही है। देखिए जब आप कुछ लोग आपके सामने बैठे होते हैं ना, आप बात करते हैं तो आपको उनके फेसेस बताते हैं कि वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग और नॉट। तो उस सूरत हाल में ना आपके पास ऑप्शन होती है, यू कैन रीवर्ड इट। आप उनसे पूछ लेते हैं, फिर चीज़ों को उनके ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं रन टाइम पे। अच्छा, कैमरे के सामने पढ़ाने में ना ये बहुत बड़ी मेरे हिसाब से चैलेंजिंग बात है रिकॉर्डिंग के लिए कि आपको वो तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट के रिएक्शन से समझ आनी होती हैं ना, आपको पहले से उनको परसीव करना पड़ता है अपने तौर पे कि अगर मैं यूं कहूँगा तो पता नहीं इनको पता चलना है कि नहीं चलना। ये बात मैंने अपने तौर पे पिछली बात से कनेक्ट कर ली है, लेकिन आई डोंट नो कि वेदर दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कनेक्ट हो भी गई है या नहीं होगी ना। तो आपको बड़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये, क्लास में आप फेस टू फेस में बैठ के ना तो आप महसूस करते हैं कि एक बात को आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। नहीं समझ आ रही आप रिपीट करते हैं, किसी ने क्वेश्चन कर दिया आप दोबारा से करते हैं। आपको उनके चेहरे थके हुए नज़र आते हैं तो आप थोड़ा सा कोई लाइट मूड में गपशप भी लगा लेते हैं। कैमरे के सामने इसमें से कुछ भी नहीं करना। जब फर्स्ट टाइम करवाया था तो बिलीव मी के जो कंटेंट मैं फेस टू फेस क्लास में 48 आवर्स में पढ़ाता हूँ ना, वो रिकॉर्डिंग में मेरा कोई तकरीबन 30 को आवर्स में वो कंटेंट पूरा हो जाता है। सो इस सेंस में चैलेंजिंग है कि आपको जिसको सुनाना है वो सामने नहीं है, लेकिन आपने उसका जहन कैसे काम करता है ये भी सोच के रखना है। और फिर कैमरे की बहरहाल अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है, आप कोई फालतू लफ्ज़ नहीं बोल सकते, कैजुअल खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीज़ें बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही था कि जो अब टीचर्स इस मोड ऑफ टीचिंग में आ रहे हैं कि जिसमें उन्होंने आना है और आके अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है, तो जो बिहाइंड द कैमरा प्रिपरेशन होती है, एक तो वो तो हो गया ना, चले इंस्टेंट फीडबैक आ गया, आप स्टूडेंट के साथ एक आपका एक डेवलप हो जाता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। बिहाइंड द कैमरा अगर कोई तैयारी कर रहा है कि उसने अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है, कितनी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए? देखिए आपकी कंटेंट पे जो ग्रिप है ना या एक्सपर्टीज़ है वो उससे फार बियॉन्ड चाहिए जो आपने कैमरे के सामने बोलना है। अच्छा, दूसरी बात, कैमरे को नहीं कंसिडर करना, ये कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन जब भी आपकी लाइट्स कैमरा ऑन है ना तो आपका बिहेवियर एक्ट करने का बदल जाता है। आप कॉन्शियस हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। आप उस फ्रीडम से बात नहीं करते जिस फ्रीडम से आप क्लास में कर रहे होते हैं ना। सो क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग है। मैं अपने ताहिर साहब इनको मैं कहता हूँ तो मैं कह यार बूट मेरे पे किसी जगह पे थोड़ी सी डस्ट रह गई ना तो आप लोगों ने वो भी नहीं छुपानी वो भी नज़र आ जानी। सो इसी तरह अल्फाज जो आप बोलते हैं ना जी, वो अल्फाज आपने अदा कर दिए तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इनके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं बाद में, तो आपने लफ्ज़ों को चूज़ इस तरीके से करना है। ये जो कैमरे के सामने कोर्स की रिकॉर्डिंग की स्किल्स है ना जी, ये बिल्कुल क्लासरूम से डिफरेंट है मेरे ख्याल में। इसमें आपको सबसे पहले ना यू लर्न टू बी योरसेल्फ। कैमरा कुछ भी है, वॉट एवर इट इज़, आप जो कुछ जानते हैं ना अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो आपको बिल्कुल वैसे प्लान करना है कि जैसे आप किसी क्लास में खड़े होकर बोलते हैं, और बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा इस सेंस में प्लान करना है कि आप रिपीट नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने पहले आपसे गुजारिश की। तो वो वाली चीज़ें कंसिडर करके आप, ऐसा नहीं है कि मैं बगैर तैयारी के आके कैमरे के सामने खड़ा हो जाऊँगा और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। आपको कॉन्शियसली हर पॉइंट को सोचना है, और अपने जो भी आपकी रिकॉर्डिंग टीम है ना, उनसे आपको बहुत ज़्यादा इन टच रहने की ज़रूरत होती है। यानी आपकी जो इंटेलेक्ट और टेक्निकल दोनों साइड्स
होनी चाहिए। बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इंटेलेक्ट तो जी इसका प्री रिक्विजिट है ना, बिल्कुल वो तो है ही है, उसके बगैर तो ये कोर्स रिकॉर्ड ही नहीं होता। बिल्कुल। अब इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं ना, वो जो उसमें ये कि कैमरे की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी स्क्रिप्ट जिसको आप कहते थे किसी ज़माने में, मैं उसको अभी भी ये नहीं समझता कि रिटन स्क्रिप्ट होना चाहिए, लेकिन आपको अपने आप को ये ट्रेन करना है कि आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ दुरुस्त निकलते हैं, उस एप्ट होते हैं जिस जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आपके जेस्चर्स जो हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस जो हैं, वो आपके अल्फाज के साथ चलते हैं। सो इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा सर, जिस तरह हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है और आपकी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, दोनों का जो मोड ऑफ टीचिंग है वो डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर है, तो वो तमाम हमारे टीचर्स जो अभी डिस्टेंस मोड में आना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो इन दोनों इदारों में दाखिला लेना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग ने एक तो जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसमें क्या तब्दीली वो लेकर आया है, और दूसरा क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है दोनों स्टेक होल्डर्स को अगर वो इस डिस्टेंस लर्निंग में आ रहे हैं? तो देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन है और डिस्टेंस मोड में जब पढ़ाते हैं ना जी, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क तो सिर्फ मोड ऑफ डिलीवरी का है, बिल्कुल, और तो कोई फ़र्क नहीं है और ना होना चाहिए। जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कह लें आज के दौर में, ये कुछ सेकंड रेट एजुकेशन होती है, ये तसव्वुर नहीं है जी, बिल्कुल भी मेरे नज़दीक। ना तो इसमें आने वाला स्टूडेंट सेकंड रेट होता है, ना इसमें पढ़ाने वाला टीचर सेकंड रेट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी है ना। अब ये उसकी रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। ये दो बिल्कुल मेरे नज़दीक डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जी। ये उन लोगों के लिए बनी हुई स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है जो ऑन जॉब होते हैं, फॉर सम रीज़न किसी भी इंस्टीट्यूशंस को वो फुल टाइम अटेंड नहीं कर पाते, तो लिहाजा वो इस तरफ आ जाते हैं। और जो अपनी एक्चुअल इन लिमिटेशंस को कवर कर सकते हैं, इन लिमिटेशंस के बियॉन्ड हैं, तो वो फेस टू फेस मोड में चले जाते हैं। आइडियल दिन वो होगा जिस दिन हम इन दोनों चीज़ों में अलावा इस फ़र्क के और कोई फ़र्क ना रहने दें, ठीक है। सो मेरे नज़दीक क्वालिटी ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ प्रोग्राम्स, ये तमाम चीज़ें इसमें नहीं मैटर करें। अच्छा, अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है ना, अब बेसिकली मैं यहाँ स्टूडेंट बिठा लूँ बुला के या मेरे सामने स्क्रीन पे हूँ बिल्कुल आ रहे, तो कोई प्रैक्टिकली कोई फ़र्क तो नहीं है। जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है वो तो वैसे ही है, बल्कि ज़्यादा ऑडिटेबल है। बिल्कुल सर, वैसे भी मुझे लगता है कि कोविड ने काफ़ी से ज़्यादा इस्टेब्लिश किया है इस एक बात को कि जो डिस्टेंस लर्निंग है, ये जो एजुकेशन के जो डिफरेंट मॉड्स हैं, वो आने वाले वक्तों में स्पेशली व्हेन वी आर टीचिंग, ये जो जेन जी और जेन अल्फा की हम बात कर रहे होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल विद दिस मोड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। अच्छा सर, इसमें अब हम थोड़ा सा अपनी इस डिस्कशन को आगे अगर लेके चलें, क्योंकि आपसे इस रिकॉर्डिंग से पहले भी एक डिस्कशन हो रही थी कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो हमारे जो टीचिंग के जो मॉड्स हैं, उस पैरागॉजीज़ हैं, जो मोड ऑफ डिलीवरी है, उसको चेंज करते चले जा रहे हैं। सर, क्या फोर्स ही कर रहे हैं ये जो हमारे पास मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, इसका जो इम्पैक्ट है टीचिंग पे, रिसर्च पे, स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे? मुझे लगता है कि हम ना हर नई आने वाली चीज़ से ना जी बहुत ही अननेसेसरी फियर में चले जाते हैं। हमें लगता है शायद स्पेस कम हो जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। देखिए, जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम में टीचर की पर्टिकुलरली जो वैल्यू है ना, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसमें अब आपको बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो आप एआई की बात हम बार बार आजकल बहुत करते हैं, इसके आने से क्या फ़र्क पड़ा है जी? इसके आने से ये हो गया कि वो काम जो आप पहले बहुत मुश्किल से करते थे, अब थोड़ी आसानी से हो जाते हैं। मैं इसको ना यूँ एक एनालॉजी से आपको समझाता हूँ। क्या कैलकुलेटर के आने ने मैथमेटिक्स की स्किल लर्न करने को कम कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। क्या ईमेल के आने ने खतूत की अहमियत ख़त्म कर दी है? बढ़ा दी है, खत्म नहीं कर बढ़ा दी, दी, आपने उसका ज़्यादा मोड ऑफ डिलीवरी चेंज कर दिया ना जी। बिल्कुल। क्या बैंक के डिजिटलाइज हो जाने ने बैंकिंग को ख़राब कर दिया? कोई नहीं हुआ। सब के सब इदारे एक नई शक्ल में पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। टीचिंग लर्निंग में भी हम वो वाले बहुत सारे काम जिन पे हम बहुत सारा वक्त ज़ाया करते थे, अब वो करने आसान हो गए हैं। सो आपके पास वक्त अवेलेबल है कि अब आप उससे डिफरेंट स्किल्स पे फोकस कर लीजिए। मसलन मैंने आप यूँ कहिए कि पहले मैं बच्चों की ज़िंदगी के पहले 4-5 साल उनको ग्रामर सिखाने में, स्पेलिंग्स याद करवाने में,
और सिंपल कैलकुलेशंस करने में सिखाने में वक्त लगा देता था, 2-3 साल। अब मुझे बताइए, अब मेरे पास वक्त है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं स्पेलिंग्स के लर्न करने पे उतना जोर दूँ। स्पेलिंग के प्रिंसिपल्स आने चाहिए, स्पेलिंग कैसे बनाए जाते हैं उसके बेसिक्स आने चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत लिखता हूँ तो बिल्कुल सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो हम सारे यूज़ करते हैं, MS वर्ड, तो आपको वो अंडरलाइन करके बता देता है। ना सिर्फ बता देता है बल्कि 7 ऑप्शन भी दे देता है कि प्रॉबेबली आप ये करना चाह रहे थे। ग्रामर गलत करते हैं, लाइन लग जाती है नीचे ग्रीन सी, वो और फिर ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अब ये वाली स्किल्स मुझे सोचना ये है कि ये स्किल्स मुझे कितनी सिखानी चाहिए, इस पे कितना वक्त करना जायज़ है। इसकी बजाय मैं उनको ये सिखाने पे ज़्यादा तवज्जो दूँ कि लिखना क्या चाहिए। बिल्कुल, लिखने का तरीका ये सिखा देगा, ठीक भी कर देगा। थॉट प्रोसेस जो है, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आपका आइडिया आपके वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, ये स्किल मुझे सिखाने की ज़रूरत है। वो वर्ड्स करेक्ट होंगे या गलत होंगे वो आपको सॉफ्टवेयर खुद बता देगा। सो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है जी। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते, खुले दिल से कबूल करें, इसको इस्तेमाल करिए अपने बेनिफिट में जितना आप कर सकते हैं। सो ये एक तरह की मिसाल है। ऐसे ही आप कहें तो मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ जो आने वाले वक्त में टीचर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कामों को उन्होंने इस सेंस में फैसिलिटेट किया कि आपको जो इतने लंबी लिस्ट ऑफ स्किल्स पे फोकस करना होता था, अब वो लिमिट हो गई है। जो बच गई हैं उन पे आप ज़्यादा स्मार्ट ऑपरेशंस करें। ठीक, अच्छा सर, इसमें ना अब चूँकि आपका जो एरिया है और आपका जो पोस्ट रिकॉर्ड हुआ है वो भी है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, सो वी नीड टू नो कि पाकिस्तान अब एक इमर्जिंग इकोनॉमी कहें, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी कहें, व्हाटएवर द केस इज़, पाकिस्तान में अभी जो रिसर्च कल्चर है इट्स रियली लैगिंग बिहाइंड। आपकी क्या ओपिनियन है, लाइक रीज़न क्या है कि हम पीछे रह गए हैं, चैलेंजेस क्या हैं हमारे? सही, मैं इसको दो तरह से पहले अच्छी बात बता लेता हूँ, फिर ज़रा कम अच्छी बात बताता हूँ। देखिए, हमने एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना रिसर्च पे के लफ्ज़ पे और इसके करने पे जो तवज्जो देनी शुरू की, ये 2002 के इर्द गिर्द की बात है, जब हायर एजुकेशन कमीशन ने ये फोकस किया कि यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ आना चाहिए। अच्छा, ये वो वक्त था। अब हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जैसे भी करना हो, लेकिन एक चीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो माइल करने के लिए आपने बहुत सारे मेजर्स लिए और नतीजा ये हुआ कि आपकी रिसर्च आउटपुट जो है वो क्वालिटी पे बाद में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो मल्टीफोल्ड हो गई है जी। अब आप जो यूनिवर्सिटीज़ में अपनी को ले लें, हमारी यूनिवर्सिटी को ले लें, पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी कोई भी ले लें, तो आप देखेंगे कि उनके रिसर्च के आउटपुट इन फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इन फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस पहले से इन नंबर बहुत बढ़ गया है। अच्छा, वो नंबर, अब दूसरी बात, इसका मतलब है आप अपने प्लान में फेलियर तो नहीं है। आप चाहते थे कि लोग इस तरफ आए, लोग आ गए, सही है। अब उस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते ना और बहुत ज़्यादा चेक्स लगाते तो ये लोग इस तरफ कन्वर्ट ही ना होते। अब अगला स्टेप इसका ये है कि आप उसको मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे। उस रिसर्च आउटपुट की कोई हमें इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए सोसाइटी पे, कोई अपनी इकोनॉमी पे, वो नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो एक तो रिसर्च फंडिंग है जो हम बार बार कहते हैं, मेरे नज़दीक ये प्रायोरिटी में तीसरा इशू है रिसर्च फंडिंग। सबसे पहला जो मेरे नज़दीक प्रॉब्लम है ना, वो हमारी रिसर्च की रेलेवेंस है। रेलेवेंस विद हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स नहीं, जब हम यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं ना, तो वो हमारे जो लोकल इश्यूज हैं इनको एड्रेस करती है कि नहीं करती। हम फैंसी टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, और वो जनरली स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट में और इवन फैकल्टी में भी अगर आप मुझे कहने दें तो ये है कि हम किसी जगह पे हुई कोई अच्छी रिसर्च उठाते हैं, रेप्लिकेट और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे रेलेवेंट नहीं होती। साइंसेस में फिर भी ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन सोशल साइंसेज में तो देखिए जो इस कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, जो इस मुल्क के मसाइल हैं, वो अमेरिका के तो नहीं हैं। और मैंने अपने स्टूडेंट को सिखा रखा है कि दुनिया में सबसे अच्छा काम अमेरिका में होता है, और वो वहाँ का रिसर्च जर्नल उठाता है, एक टॉपिक देखता है और कहता है मैंने इसी पे रिसर्च करनी है। बिल्कुल। तो एक तो पहला इशू है कि आप अपने इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं करते, तो आप जितनी मर्जी अच्छी रिसर्च कर लें, उसकी फाइंडिंग आपके मुआशरे को बदलेगी कैसे होगा, ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है जो हमारे अंदर ना मैथडोलॉजिकल रिगर नहीं है। हम टॉपिक तो
जैसे भी चूज़ कर लेते हैं ना, उसके बाद ये नहीं इंश्योर करते कि जिस मेथडोलॉजी से मैं ये रिसर्च कंडक्ट करूँगा उसके लिए मैं स्किलफुल भी हूँ या नहीं हूँ, और उसकी आउटकम में जो चीज़ आ रही है वो डिफेंडेबल भी है कि नहीं है। सो आपको लोगों को जो मेथडोलॉजिकल रिगर है ना, ये सिखानी है। ये कोई आप रिसर्च स्किल्स की बात कर रहे हैं। रिसर्च स्किल्स की बात कर रहा हूँ की बात कि कर आप जिस तरीके से जिस चीज़ को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यही उसका बेस्ट तरीका था, और इसको करने के लिए रिक्विजिट स्किल्स आप में थी। सही। इस पे हमें मेरे ख्याल में सेकंड चीज़ जो है ना, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस को पूरा करते हैं बस, और उसके बाद जो चीज़ हम उसके आउटकम के तौर पे लेते हैं। मैं स्टूडेंट्स अक्सर कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट हमारी रिसर्च का इस्तेमाल नहीं करती। ठीक अगर हो हमारी गया। फाइंडिंग्स को यूज़ करके वो अपनी पॉलिसीज़ बनाने लग जाएं तो हम तो पता नहीं किधर को चले जाएंगे। सो क्योंकि हमने वो जो फाइंडिंग्स निकाली होती हैं ना जी, उनके पीछे कोई मैथडोलॉजिकल सपोर्ट उस तरह की होती ही नहीं जिस तरह की चाहिए होती। तीसरा इशू फंड्स का है जी, सही। फंड्स की अवेलेबिलिटी। मैं सिर्फ बिल्कुल इस मुल्क में जो अभी हम जैसा चल रहा है ना, अगले 25-30 साल मुझे नहीं नज़र आता। अगर हम आज भी डायरेक्शन ठीक कर लेना अपनी, तो इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक होने में 10-15-20 साल से ज़्यादा का वक्त चाहिए, बिल्कुल अगर ठीक हो जाए डायरेक्शन, जो कि नज़र नहीं आती। सही। तो इस दौरान में जो फंड अवेलेबल है, क्या हम उसका दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं? सही। ये भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत को अहम सवाल यूनिवर्सिटीज़ के अपने बजट्स में इसको प्रायोरिटाइज करना, और फिर उसके लिए एलोकेटेड चीज़ों को करेक्ट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करना, ये मेरे नज़दीक तीसरा इशू है जो रिसर्च कल्चर को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा भी यही जी। सबसे अहम सवाल हुआ है, बिकॉज जब हम कहते हैं ना कि अच्छा पाकिस्तान जो है एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी या स्ट्रगल इकोनॉमी जो है इट्स लैगिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, तो उसमें सबसे ज़्यादा उज़र जो पेश किया जाता है वो यही किया जाता है कि उसके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और वो रिसोर्सेज चाहे इंटेलेक्चुअल हों चाहे फाइनेंशियल हों, वो हमारे पास कम हैं। सो जब रिसोर्सेज कम है, या इन अदर वर्ड्स इन माय ओपिनियन रिसोर्सेज की सही प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, सो इन योर ओपिनियन ये उज़र कितना दुरुस्त है? ये डिसिप्लिन वाइज है जी। अच्छा। ऐसी तमाम रिसर्च मेरे नज़दीक जहाँ पे आपको कोई इक्विपमेंट है, कोई लैब इन्वॉल्व है, कोई ऐसी कमोडिटी इन्वॉल्व है जिसके बगैर रिसर्च शायद मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं ना, वो असरअंदाज होती हैं। लेकिन सोशल साइंसेज में अगर आप देखें तो हमें किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है? हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है रिसर्च करने में वो फील्ड वर्क है ना, बिल्कुल फील्ड वर्क के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल। तो वो तो एक ऐसी स्टेज पे जो कि अगर आप यूनिवर्सिटी में टीचर हैं तो आपके पास वो रिसोर्स अदरवाइज भी अवेलेबल होता है। पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हम कहते हैं कि वो कंस्ट्रेंट है। और अगर इसको थोड़ा सा सपोर्ट यूनिवर्सिटी फंड से, जो कि यूनिवर्सिटीज़ करती भी हैं जी अपनी जगह पे, अगर आप उसका ठीक इस्तेमाल कर लीजिए ना, तो ठीक हो जाएगा मेरे नज़दीक। इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें ना अब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि क्योंकि हायर एजुकेशन से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो काम करें एज अ हब ऑफ नॉलेज क्रिएशन, एज अ हब ऑफ इनोवेशन, और उसका इम्पैक्ट भी हम देखें, जैसे आपने बात की कि उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर आना चाहिए, बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी हमें नज़र आनी चाहिए। सो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि इस वक्त हायर एजुकेशन के अंदर जो टीचर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ये सवाल हम साइड पे रखते हैं कि अब यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए, टीचर को और एक स्टूडेंट को अगर वो वाकई ही में इनोवेट करना चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली उनको अपने आप को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या वो कौन से स्किल सेट हैं रिसर्च के अलावा जो उनको सीखने की वाकई में ज़रूरत है? अगर हम टीचर से शुरू कर लेते हैं जी, जी, फिर please. स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। देखिए एज ए टीचर ना, अब मैं जिस दौर में रहता हूँ ना, स्टूडेंट्स को मेरी इसलिए ज़रूरत कतई नहीं है कि उनकी एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन तक। एक ज़माने में लोगों को एक्सेस नहीं थी तो वो मेरे पे डिपेंडेंट थे कि मैं कुछ बताऊंगा तो उन्हें पता चलेगा। सही। अभी आज तो ये है ना कि मैं अभी क्लास में खड़ा होकर कोई बात करूं और मेरे स्टूडेंट को लगे कि ये जो बात कर रहे हैं यार ये लगता नहीं है ऐसे, तो वो उसी वक्त उसे पे गूगल लिखता कर है, लेंगे। और वो मेरे मुकाबले में ज़्यादा सिस्टमेटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन उसको
मिल जाती है। अब तो एक नया उस्ताद भी आ गया ना, चैट चैट जीपीटी भी आ गया है जी। बिल्कुल। सो अब देखिए इस सूरत हाल में इसका मतलब है टीचर के जॉब में अब ये बात नहीं रही कि उसने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। सही। अब मैं फिर क्या कर सकता हूँ? मैं तीन बातों पे मेरे नज़दीक फोकस करने की ज़रूरत है जी। टीचर को लोगों को ये सिखाना है कि हाउ टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जो कुछ आप जानते हैं, आप उस चीज़ों को ज़िंदगी के मसाइल के साथ हल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, ये पहली स्किल है जो टीचर को अब सिखानी है। दूसरी बात, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना जी, इंफॉर्मेशन कह लें, मिस इन्फॉर्मेशन कह लें, डिस इन्फॉर्मेशन कह लें, वो बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा है कि लोगों को ये सिखाना ज़रूरी है कि आपके पास आने वाली चीज़ में से कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस वक्त ये सबसे ज़्यादा सबसे सवाल important। किया जा रहा है हाँ। कि जो इतनी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, इसमें से हम किस तरह से चुने आउट ऑफ दिस गार्बेज ऑफ इंफॉर्मेशन की क्या ठीक है और क्या गलत है। देखिए मैं इसको यूँ लेता हूँ कि जो फर्स्ट करें व्हाट्सएप है, सिंपल सी चीज़ है। दिन में को हज़ारों मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं जिनके अंदर हर एक में इंफॉर्मेशन होती है। एंड आई बिलीव कि वो गलत नहीं होती, आई बिलीव कि वो यूजलेस नहीं होती, लेकिन एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल। मैं उससे रेलिवेंट नहीं हूँ। तो मेरे नज़दीक ये स्किल सीखना ना कि किसको अटेंड करना है उसको छोड़ देना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है लोगों की सीखने की। तीसरी चीज़ जो मेरे नज़दीक सिखाने की ज़रूरत है कि आप में ये स्किल हो कि अगर आपको बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे आपस में कनेक्ट करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक। आपने आई हुई इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है, उसको सीक्वेंस करना है और फिर इस तरीके से जोड़ना है कि आपका मसला हल हो जाए। ये 3 स्किल्स हैं जो मेरे नज़दीक आप स्टूडेंट्स को आप सिखाएंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो टीचर को, इसका मतलब है टीचर को अगर आप एक भी पॉइंट उठा लें इसमें से, हाउ टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ले लें, तो टीचर को अपनी मौजूदा प्रैक्टिस को तो सारी को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। इसका मतलब है अब मैं हाउ टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मुझे जो उनके जहन को ट्रेन करना है वो इस काम के लिए करना है कि जब भी वो कोई अनसीन सिचुएशन देखते हैं, अचानक कोई चीज़ें मर्ज होती है, तो उनके अंदर ये स्किल हो कि वो उसमें सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल ऐसा। सो स्टूडेंट रह गए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स को भी अब मुझसे ये तवक्को नहीं रखनी कि मैं उनको किताबें पढ़ाऊँगा। सही। स्टूडेंट को क्लास में आके मुझसे वो जो जिसको हम अपने लर्निंग के ऑर्डर में कहते हैं ना, लोअर ऑर्डर की लर्निंग जो है, वो मुझे नहीं उनको करानी, वो उन्होंने करके आनी है। ठीक। स्टूडेंट को जो मुझसे तवक्को रखनी चाहिए सीखने की ना, वो ये कि उनके जहन में जो क्वेरीज हैं ना उस पढ़े हुए मटेरियल के बारे में, वो क्वेरीज मैं रिजॉल्व करके दूंगा उन्हें। मैं उन्हें डायरेक्शन बता दूंगा। पढ़ना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ ना अभी तक ये है कि पढ़ाना टीचर की जिम्मेदारी है और ये इंश्योर करना भी टीचर की जिम्मेदारी है कि मैं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। वो टेस्ट लेगा, वो मुझे हर वक्त पकड़ेगा, स्नब करेगा, मुझे नंबर लगाएगा तो मैं पढ़ूंगा। हालांकि पढ़ने आप उसके कहने पे नहीं आए थे, पढ़ना आपकी ख्वाहिश थी। बिल्कुल। लर्निंग करना आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप उठाइए। आप उसमें अपने टाइम और फाइनेंस दोनों कंज्यूम करें, कंज्यूम करते तो हैं। गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो आप जो लर्न करने आए हैं वो लर्न आपने करना है, कोई आपकी जगह नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ, टीचर आपको फैसिलिटेट कर सकता है। सही। टीचर आपको मसला एक चीज़ ढूंढने में आपको हो सकता है खुद से बहुत सारा वक्त लग जाए, डायरेक्शन मिले ही ना, टीचर आपको वो बात 5 मिनट में समझा सकता है कि यार जो तुम ढूंढना चाह रहे हो ये फलां जगह पे है, जाके वहाँ से पढ़ लो। तुम्हारी जगह मैंने पढ़ना नहीं है। सही। हाँ, तुम पढ़ो, जो दिक्कत है जो मुश्किल आती है तो मुझे बताना, आई लेट यू नो कि यार इसको कैसे रिजॉल्व करो। सो स्टूडेंट को अपना रोल जो है ना, वो अभी हमने स्टूडेंट को ना बचपन से ट्रेन किया हुआ है कि सब कुछ टीचर करेगा तुम्हारे लिए, नोट्स देगा, क्लास पढ़ाएगा, टेस्ट लेगा, सब कुछ करेगा और तुमने साबित करना है कि तुमने जो वो कह रहा है वो कर लिया, जो आप करने आए थे वो आपने कर लिया, ये इंश्योर करिए।